नोएडा की एक सोसाइटी में मेंटेनेंस और गार्ड की शिकायत पर सिक्योरिटी गार्डों ने इसी सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स को जमकर पीट डाला। पिटाई के दौरान सिक्योरिटी गार्डों ने जमकर लाठी डंडे भांजे, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सोसाइटी के लोगों ने गार्डों को रोकने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नोएडा के सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, पूरी सच्चाई क्या है? क्योंकि जो दूसरा हिस्सा भी है वीडियो में, उसमें जो वहां के रेसिडेंट हैं वो भी डंडा चलाते नजर आ रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई और कहां जाकर अंजाम तक पहुंची? देखिए, पूरी घटना ये है कि इस सोसाइटी में एसपी सिंह करके एक शख्स हैं जो रहते हैं और उनको सोसाइटी के अंदर अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन लगवाना था और इसी कनेक्शन की शिकायत करने के लिए, क्योंकि उसकी चाबी जो होती है जहां पर ये इसकी वायर है, उसकी चाबी जो है वो मेंटेनेंस इंचार्ज के पास होती है, तो उसके पास वो गए थे। वहीं पर इनका विवाद हुआ और विवाद के बाद आरोप ये है कि सिक्योरिटी गार्ड ने इनको और इनके बेटे को मिलकर बुरी तरह पीटा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अलग दो पक्ष हैं, जिसमें एक फुटेज में कुछ लोकल लोग जो सोसाइटी के रहने वाले हैं वो भी गार्डों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने जो जिनकी पिटाई हुई है एसपी सिंह, उनकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और कुल 20 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें मेंटेनेंस इंचार्ज जो है वो भी शामिल है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो भी शामिल है। तो इस तरह से कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी गार्डों की तरफ से अभी तक कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से पुलिस को शिकायत मिली है और उसी के बेसिस पर पुलिस ने केस दर्ज करके 8 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के बसाई दारापुर इलाके में आज सुबह एक फ्लैट से पुलिस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला। दरअसल पड़ोसियों ने इस फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो उसे सड़ी गली हालत में एक शव मिला। जांच के बाद पता चला कि यह शव नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का है। वो कनाडा जाने के लिए 1 सितंबर को दिल्ली आए थे, लेकिन 3 सितंबर को उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ी। परिवार का कहना है उसी दिन से वो गायब थे और उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। पुलिस इस बात की पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनकी हत्या हुई या किसी और वजह से मौत। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली 21 साल की राबिया की दर्जनों बार चाकू मारकर फरीदाबाद में हत्या कर दी गई। एक लड़के ने खुद को राबिया का पति बताते हुए हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। दिल्ली में उसने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर भी किया, लेकिन राबिया के परिवार को इस कहानी पर भरोसा नहीं है। दिल्ली सरकार में सिविल डिफेंस वर्कर राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठ रही है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 21 साल की राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए 27 अगस्त से रोज कैंडल मार्च और प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में लाजपत नगर के डीएम ऑफिस में सिविल डिफेंस वर्कर के तौर पर काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को घर से दफ्तर जाने के लिए निकली, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। अगले दिन यानी 27 अगस्त को मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के एक शख्स ने दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में सरेंडर करते हुए कहा कि उसने राबिया से इसी साल जून में कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उसे राबिया के चरित्र पर शक था, इसलिए उसने सूरजकुंड ले जाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन राबिया के परिवार को इस बात पर विश्वास नहीं है। देखो, जैसी उसकी हालत थी, 25-30 चाकू लगे हुए थे जिस्म के अंदर। उस चीज को देखकर मुझे लगता है कि 2-4 जनों का हाथ है उसमें और उसका बलात्कार भी करा गया है। पुलिस ने मोहम्मद निजामुद्दीन की निशानदेही पर राबिया का शव सूरजकुंड से बरामद कर लिया। निजामुद्दीन भी राबिया के साथ सिविल डिफेंस वर्कर है। राबिया के परिवार के मुताबिक वो परिवार का सहारा थी। अपनी शादी के बारे में राबिया ने कभी नहीं बताया। मोहम्मद निजामुद्दीन ने उसकी नौकरी लगवाने में मदद की थी। वो कई बार घर भी आया था। परिवार के मुताबिक राबिया कोविड अफसर रविंद्र मेहरा के अधीन काम करती थी, जिसे हाल ही में एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ा है। परिवार के मुताबिक राबिया वहां लॉकर संभालती थी, जिसमें लाखों रुपए होते हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रहा है। लड़की को उठाया गया मेरी
और एक का हाथ में नहीं है। मैं यह न्याय मांग रही हूँ कि माँ का दर्द अब क्या होता है, क्या आप जानते हो। वहाँ जाके पता चला कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। उसके और पार्ट्स में मतलब चक्कू मार दिया, चेस्ट में, हिप पे, और 56 चक्कू लड़की के पूरे बदन में, हाथों में उंगलियां कटी हुई थी उसकी, सर में चोट आया हुआ था। तब से हम लोग इसी उसमें लगे कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। और क्या कहते हैं, अब तो खैर हम, और हमारा केस हमें दिल्ली में चाहिए क्योंकि लड़की तो हमारी दिल्ली की है। उधर फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि आरोपी निजामुद्दीन 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उसने अपनी कोर्ट मैरिज के कुछ दस्तावेज दिए हैं जिन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। जो राबिया है उसके साथ में रेप हुआ है और जो आरोपी है वो अकेला नहीं था, और भी इसमें लोग शामिल हैं और इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। तो इसको लेकर जांच हुई, उसमें क्या कुछ निकल पाया है? नहीं, ये जो रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये एक मेडिकल एविडेंस है और इसमें रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई किसी भी तरह की। और उसको इंजरी है काफ़ी चाकुओं से, जो सर में, आँख में और नेक पे और चेस्ट पे, वो उसमें है पीएमआर रिपोर्ट में। मतलब घटना के बाद केवल वो अकेला था और ये जो मृतका है वो थी? हाँ, ये दोनों ही थे। हमारे जो टेक्निकल एविडेंस के अनुसार घटनास्थल पर ये दोनों ही थे। अभी तक की जांच में यही सामने आया है और वो जो काफ़ी टेक्निकल एविडेंस है वो काफ़ी मान्य है और सफिशिएंट है। पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी है। राबिया का शव सूरजकुंड के जंगल से बरामद किया गया और ये भी साफ है कि उसकी हत्या काफी बेरहमी से की गई। उसकी हत्या को लेकर उसके परिवार ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि फरीदाबाद पुलिस का दावा है कि हत्या के वक्त आरोपी मोहम्मद निजामुद्दीन केवल अकेला था। हालांकि इस मामले को लेकर अभी सभी एंगल से जांच जारी है। फरीदाबाद से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के धनबाद में जिला कोर्ट के एक जज उत्तम आनंद की मौत के 40 दिन बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। सीबीआई ने मौत के बारे में जानकारी देने वालों को 10 लाख के इनाम की घोषणा की। पहले ये इनाम 5 लाख का था। सीबीआई ने धनबाद शहर के कई हिस्सों में पोस्टर लगाकर लोगों से जानकारी देने की अपील की। जज की मौत के मामले में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया, लेकिन किसी नतीजे से अभी भी सीबीआई दूर है। आईआईटी प्रवेश की मुख्य परीक्षा में धांधली की बात सामने आने से अब आईआईटी एडवांस की परीक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि आईआईटी की परीक्षा करवाने वाले एनटीए ने अब तक अपना रुख इस पर साफ नहीं किया। इस बीच छात्रों का आरोप है कि इस तरह धांधली कई सालों से चल रही है। आईआईटी की परीक्षा में कैसे धांधली चल रही थी, देखिए रविशंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। ये बच्चे जो होते हैं, जो पैसे ज़्यादा होते हैं, जिनके पास मतलब इनकी फैमिली ज़्यादा रिच होती है, वो अब जो सीट होती है मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की हो, किसी की भी हो, वो पैसे देके खरीद लेते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, बल्कि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मेहनत होती है वो तो बर्बाद चली जाएगी। एनटीए का कोई एक पैटर्न नहीं है कि वो आंसर की कब देगा, रिजल्ट कितने बजे देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर बच्चों के मन में ये रहेगा कि मुझे इतने बजे रिजल्ट मिल रहा है या मुझे अपना ड्रीम इस तरह करना है, मुझे टारगेट अपना इस तरह सेट करके रखना है। प्लस आप लोग जब सेंटर एलोकेशन पे देखते होंगे, एडमिट कार्ड आता है, तो किसी बच्चे का 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर सेंटर जाता है, और ऐसे में सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है। आईआईटी प्रवेश परीक्षा में धांधली सामने आने पर देश भर के स्टूडेंट्स नाराज दिख रहे हैं। कई छात्रों ने शिकायत की है कि औसत छात्रों के आईआईटी मुख्य परीक्षा में 99% तक नंबर आए हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये जेईई मेन स्कैम हुआ है, ये बहुत दुखद है, और ये जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, उसकी फीलिंग को किल करता है। जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी मेहनत को भी जो है एक तरीके से शर्मसार करता है। दरअसल इंदौर के इस कोचिंग संस्थान पर सीबीआई का जब छापा पड़ा तब पता चला कि आईआईटी मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन धांधली हो रही है। सीबीआई ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस धांधली के तार इंदौर से लेकर फरीदाबाद, सोनीपत, दिल्ली और नोएडा तक से जुड़े हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक पहले सोनीपत के परीक्षा केंद्र को चुना जाता था, फिर परीक्षा देने वाले का पासवर्ड, अंकपत्र की कॉपी लेकर
ऑनलाइन रिमोट से उसका पेपर हल कर दिया जाता था। इसके बदले 12 से 15 लाख रुपए तक हर स्टूडेंट से लिए जाते थे। और इस साख को बचाए रखने के लिए जो कुछ भी हो सके वो भारत सरकार को करना चाहिए, वरना उन निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो अपनी पढ़ाई और प्रतिभा मेहनत के दम पर आईआईटी को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक धक्का पहुंचाने वाली बात है कि इस तरीके से पैसा देकर लोग जो है वो इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर रहे हैं। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली के हौस खास इलाके में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को चाकू मारने वाले कैब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामूली सी बात पर कैब ड्राइवर ने पुलिस अधिकारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। 6 सितंबर को हौस खास इलाके में रात को यह घटना हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजकुमार को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 1740 ग्राम का सोना जब्त किया, जो पीले धातु के पेस्ट के रूप में एक यात्री अपने कपड़ों में छुपा रहा था। एयरपोर्ट पर यात्री अली मोहम्मद की संदिग्ध हरकत देखने के बाद सीआईएसएफ ने उससे पूछताछ की तो उसके पास से 2 पैकेट में पीले धातु का पेस्ट मिला, जो देखने से सोने जैसा ही लग रहा था। पूछताछ किए जाने पर अली ने इसे सोना बताया। अली मोहम्मद राजस्थान के नौगांव का रहने वाला है और वो कोलकाता से दिल्ली जाने की फिराक में था। सीआईएसएफ ने इस शख्स को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया, जहां उसकी जांच पड़ताल चल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गजनवी बल ने केरनी में एलओसी के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। पुंछ पुलिस के मुताबिक ये तीनों जिले और आसपास के इलाके में आतंकवाद फैलाने की साजिश में जुटे थे। इन तीनों से पूछताछ और तफ्तीश जारी है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 2 आईईडी बम बरामद किए गए, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। ये दोनों आईईडी एक प्रेशर कुकर और एक टिफिन में बंद कर रखे गए थे। आईटीबीपी की 41वीं बटालियन ने ये दोनों बम बरामद किए। इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है।